नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आप देख रहे हैं वंदे राष्ट्र। आज वंदे राष्ट्र में हम जिस खबर पर बात करेंगे, जिस डील की बात करेंगे, वो अपने देश के लिए एक नया आयाम बनाने वाली है। अब जो तस्वीर आपके सामने है, इस तस्वीर ने आपको यह बता दिया है कि हिंदुस्तान में कुछ फिर से बहुत तूफानी होने जा रहा है और ये तूफान, ये गर्जना आसमान की है। जी हां, रूस ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो आने वाले सालों में भारतीय वायुसेना की तस्वीर बदल सकता है अभी ये प्रस्ताव। लेकिन अगर हमें इस राष्ट्र का वंदन करना है तो फिर उस प्रस्ताव पर हमें और आपको भी गौर करना होगा, ताकि चीजें जब राजनीतिक रूप से रंग लेने लगें और किसी डील को अमली जामा पहनाया जाना लगे, तो हम 140 करोड़ के हिंदुस्तान तैयार रहें, समझ सकें, एनालाइज कर सकें कि कोई भी बात जो कही जा रही है वो क्यों कही जा रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को दुनिया के सबसे चर्चित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में शामिल सुखोई 57 के संयुक्त उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया है। दावा यह है कि भारत को सिर्फ विमान नहीं बल्कि तकनीक भी मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? क्या इस पर अमेरिका का भी रुख भारत को ध्यान रखना होगा? पहले वाले सुखोई विमान और इस नए सुखोई में अंतर क्या है? और क्या चीन के बढ़ते खतरे का जवाब बन पाएगा Su-57? इन सवालों का आज हम विस्तार से विश्लेषण करने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को अपने सबसे अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 कार्यक्रम में शामिल होने का खुला न्योता दिया है। रूस का कहना है कि भारत चाहे तो इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास, उत्पादन और तकनीक की साझेदारी का हिस्सा बन सकता है। इस प्रस्ताव ने रणनीतिक और रक्षा हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। हालांकि इस मुद्दे पर भारत सरकार की तरफ से जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो अभी सरकार अपनी तरह से भी इस चीज को टटोल रही है और टटोलने के साथ साथ इस देश के लिए क्या संदेश दे रही है वो आपको भी सुनना चाहिए। आपने बताया Su-57 की बात है, जहां रशिया और भारत के बीच में रक्षा संबंध अच्छे हैं और सालों साल से चलते आ रहे हैं। जहां तक इस प्रोग्राम की बात है, इसके बारे में आपको विशेष जानकारी आपको रक्षा मंत्रालय से मिल पाएगी। भारतीय वायुसेना की ताकत का बड़ा आधार आज भी सुखोई 30 MKI है, जिसने वर्षों तक देश की हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन अब चर्चा रूस के अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 की हो रही है। दोनों विमान सुखोई परिवार से ही आते हैं, लेकिन तकनीक, क्षमता और युद्ध भूमिका में दोनों के बीच बड़ा अंतर है। सुखोई 30 एक बेहद भरोसेमंद 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जबकि सुखोई 57 को स्टेल्थ तकनीक, सुपर क्रूज क्षमता, अत्याधुनिक सेंसर और भविष्य में नेटवर्क केंद्रित युद्ध को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। यानी जहां सुखोई 30 ताकत और बहुउद्देशीय क्षमता का प्रतीक है, वहीं सुखोई 57 आधुनिक हवाई युद्ध का अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों विमानों में क्या फर्क है, किसकी मारक क्षमता ज्यादा है और कौन युद्ध क्षेत्र में ज्यादा प्रभावशाली साबित होगा, ये सब चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज्यादा प्रभावी के रूप में अगर देखें तो सुखोई 30 चौथी पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान है और सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। स्टेल्थ फाइटर यानी जो रडार की पकड़ से बाहर हो। Su-57 में रडार से बचने की क्षमता होती है। आमतौर पर रडार के जरिए ही विमानों को टारगेट किया जाता है। हथियार रखने के लिए भी ये ज्यादा बेहतर है। सुपर क्रूज क्षमता से लैस होता है। सुपर क्रूज क्षमता से ये लैस है Su-57। आधुनिक सेंसर फ्यूजन तकनीक भी इसके भीतर मौजूद होती है।
ये 5वीं पीढ़ी का है। एक साथ कई लक्ष्यों को ये ट्रैक कर सकता है, यानी मल्टी टारगेट ये एक बार में उड़ा सकता है। ड्रोन के साथ मिशन संचालित करने में भी ये नया सुखोई सक्षम है। ड्रोन भी ले जाइए, सुखोई भी ले जाइए, कहीं ड्रोन मारेगा, कहीं सुखोई का काम चलेगा। तो इस तरीके से ये सुखोई 5वीं पीढ़ी का सुखोई 57 Su-57 जिसे हम कह रहे हैं, इसके बारे में हमने इस बात को समझा कि सुखोई 30 और सुखोई 57 में क्या फर्क है। अब आइए, अगर ये डील होती है तो उत्पादन HAL की बड़ी भूमिका इसमें होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL पहले भी सुखोई 30 का निर्माण कर चुका है, लेकिन सुखोई 57 के लिए स्टील्थ तकनीक और नई उत्पादन क्षमताओं की जरूरत होगी। यानी ये भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ा अवसर भी है। अभी बड़ी चुनौती भी है कि सुखोई 57 का कोई साधारण फाइटर जेट ये नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी कीमत करीबन $100 मिलियन से भी अधिक हो सकती है। ऐसे में अगर भारत बड़ी संख्या में विमान खरीदता है तो हजारों करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम होगा। आपको हम बताते हैं कि ये डील कितनी महंगी होगी, किस तरीके की होगी, इस चीज को समझना हमारे लिए जरूरी है। एक विमान की कीमत करीब होगी 950 करोड़ रुपया, प्रति जेट की लागत होगी 830 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। इसकी एक विमान करीब 120 करोड़ का फायदा है, जिस तरीके की बात हो रही है अगर भारत में बनता है। HAL की क्षमता 12 से 14 विमान बनाने की है। एक साल में करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रखरखाव की लागत अलग से आएगी क्योंकि हमें इस चीज को मैच्योर करना होगा। हथियार और प्रशिक्षण का खर्च हमें अलग से देखना होगा। इस तरीके से इस विमान की पूरी जो रूपरेखा है वो सामने आती है कि हमारा खर्च किस तरीके से होने जा रहा है। अब आगे बढ़िए। भारत इस समय अपने महत्वाकांक्षी AMCA, इसका मतलब क्या है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है, जिसे देश का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट माना जा रहा है। ऐसे में अगर रूस सुखोई 57 का प्रस्ताव आगे बढ़ाता है तो एक सवाल भी उठ रहा है कि AMCA का कार्यक्रम कहीं प्रभावित तो नहीं होगा, उसकी दिशा और उसकी गति तो प्रभावित नहीं होगी, या फिर ये दोनों परियोजनाएं मिला करके और समानांतर रूप से आगे बढ़ेंगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि AMCA सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का प्रतीक है। इस विमान में अत्याधुनिक स्टेल्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन बे, एडवांस सेंसर फ्यूजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी क्षमताएं शामिल करने की योजना है। AMCA को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है ताकि भारत वायुसेना की स्वदेशी तकनीक से भी लैस हो और अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म उसे मिल सके। AMCA की सबसे बड़ी खूबियां किस तरीके की होंगी जिससे एक गेम चेंजर बने, ये बात भी हमें समझनी होगी। सुखोई 57 डील का सबसे अहम और संवेदनशील पहलू सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक भी है। भारत दशकों से रूस का भरोसेमंद साझेदार रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के साथ भी रणनीतिक, तकनीकी और रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। ऐसे में अगर भारत सुखोई 57 कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला लेता है तो दुनिया की इस पर निगाहें होंगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस सौदे पर किसी तरीके की आपत्ति रखेगा या कुछ अपनी बात भी कहेगा, और अगर ऐसा होता है तो भारत अमेरिकी रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और भविष्य के सैन्य कार्यक्रमों पर किस तरीके का फर्क होगा। हालांकि हमारी विदेश नीति हमेशा से हमारी अपनी रही है, रणनीतिक स्वायत्ता पर आधारित रही है और नई दिल्ली अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता रहा है। लेकिन इस फैसले में रक्षा जरूरतों के साथ साथ वैश्विक कूटनीति संतुलन और कूटनीतिक समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बात को भी समझिए कि कौन कौन से संभावित अवसर और चुनौतियां हो सकती हैं। भारत GE-F414 इंजन अमेरिका से अभी लेता है। तेजस विमान GE-F414 इंजन पर ही निर्भर है। हमारा तेजस विमान स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है। 32,000 करोड़ की MQ-9B ड्रोन डील पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिका से 31
प्रीडेटर ड्रोन भारत खरीद रहा है, यानी हमें ड्रोन की जरूरत है, वो हम अमेरिका से ले रहे हैं। MQ-9B डील की कीमत करीबन $3.8 बिलियन है, जिससे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मूल रूप से अमेरिका का ही है और चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिकी सप्लाई पर निर्भर है। चिनूक हमारा अपना हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसकी सप्लाई अमेरिका से होती है। भारत GE F414 इंजन जो अमेरिका से ले रहा है, जिससे हम तेजस बना रहे हैं, बाकी का मॉडल हमारा अपना है, लेकिन जो इंजन है वो अगर हम अमेरिका से ले रहे हैं तो इस बात की भी गुंजाइश बनती है अमेरिका के पास कि वो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देखता है, अपनी बात कहता है। हालांकि जो उसके स्टेल्थ विमान हैं उसको नष्ट करने में अभी जो हाल फिलहाल की लड़ाई चली है ईरान के साथ में, उसमें उसका नुकसान हुआ है। इसी तरीके से F-16 जो विमान है जो पाकिस्तान के पास है, उसकी भी बड़ी बम करता था अमेरिका, लेकिन उसको हमारे मिग ने गिरा दिया। अभिनंदन, आपको याद होगा जब पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट आगे पीछे अपना अटैक किया, तो हमारे सैनिकों ने जिस तरीके से जवाब दिया, हमारे एयरफोर्स ने जिस तरीके से जवाब दिया, वो उसका एक उदाहरण था। अब रूस ने भारत को Su-57 कार्यक्रम में शामिल होने का जो प्रस्ताव दिया है, उसका आधार सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक कारण भी हैं। पहला आर्थिक फायदा है, सुखोई 57 जैसे अत्याधुनिक विमान के उत्पादन और विकास में भारी लागत आती है, और ऐसे में अगर भारत में ही ये बनता है तो वो कॉस्ट कटिंग होगी। इसके साथ साथ रक्षा बाजार में भारत रूस का एक बड़ा साझेदार हो जाएगा। इस बात को भी रशिया अपने इस पैकेज में ध्यान रख रहा है। दूसरा, भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग कम करते हैं आयुध की, और इस वजह से एक्सपोर्ट हमारा कमजोर है। रूस चाहता है कि भारतीय रक्षा बाजार में उसकी मजबूत पकड़ बनी रहे। तीसरी बात यह है कि पश्चिमी प्रतिबंधों और बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच रूस अपने रक्षा उद्योगों को नए ऑर्डर और दीर्घकालिक साझेदारी देना चाहता है, जिससे भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमता परियोजना को और ज्यादा मजबूती मिल सके। यानी ये प्रस्ताव केवल विमान बेचने का मामला नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में भी रशिया इस पूरी डील को देख रहा है और इसी के जरिए वो आगे बढ़ना चाहता है। अब इसमें रूस जिस तरीके का एग्रेशन दिखा रहा है, उसमें पश्चिमी देशों का जो प्रेशर है उसको वो कम्बैट कर लेगा, और इसके साथ साथ जो वैश्विक ग्राहकों का भरोसा है वो भी अपनी तरह से बढ़ेगा। साथ ही भारत के साथ रणनीतिक संबंध रूस के और ज्यादा मजबूत होंगे। भारत से हजारों करोड़ का बड़ा रक्षा ऑर्डर रशिया को मिलेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी तो यहां पर बनेगा, जिससे लागत कम होगी, भारतीय रक्षा बाजार में इसकी पकड़ मजबूत होगी। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच भारत के रूप में रशिया को एक बड़ा साझेदार भी मिल जाएगा। रूस ने अपनी तरह से भारत के सामने जो प्रस्ताव रखा है, भारत का रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय अपनी अपनी तरह से इन सारी चीजों की समीक्षा कर रहा है, और इस समीक्षा के आधार पर ही भारत आने वाले कल में कोई फैसला लेगा। ये भी भारत के लिए एक बड़ा अवसर है कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि हम 5वीं पीढ़ी के विमानों को अपने यहाँ बना सकें, उसकी टेक्नोलॉजी किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी तमाम बातें थीं। लेकिन अगर ये डील होती है और भारत में ही सुखोई की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उस लिहाज से ये एक बेहतर मौका होगा कि भारत उस टेक्नोलॉजी को जिस पर वो काम कर रहा है अपने देश में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। जैसे आप ये भी देखिए कि जैसे S-400 था, जो हमारे हवाई रक्षा को लेकर के एयर डिफेंस सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं, वो भारत भी डेवलप कर रहा है। लेकिन S-400 के आने से हमें उस टेक्नोलॉजी का न सिर्फ इस्तेमाल पता चला,
उसके लिए हमारी सेना ट्रेंड हुई, बल्कि हम ये भी समझ पाए कि ये सारी जो मशीन है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही है। तो इन सारी चीजों का लाभ भी हमें कहीं ना कहीं मिलेगा, जिस तरीके से भारत 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान को लेकर के अपनी पकड़ आगे के लिए मजबूत करने की कोशिश कर रहा है कि वो भी तैयार हो सके। अगर ये बेड़ा भारत में आता है Su-57 का, तो उससे हमारे पास एक रिजर्व पैनल तैयार हो गया कि भाई हमने बाहर से ही लिया, लेकिन हमारे पास 5वीं पीढ़ी का भी विमान है। और दूसरी तरफ जो हम अपना कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं वो अपनी जगह पर चलता रहेगा। और तकनीक का ज्ञान चूंकि आ गया, तो उस लिहाज से भारत उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ में हमारी ड्रोन्स की डील है। ड्रोन उनके ठीक ठाक भारत को लगते हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनको समझ में आते हैं, इस लिहाज से वो डील वहां से की जा रही है। और जो विमानों की ताकत है वो हम रशिया के साथ में मैच्योर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब हम इस बात को भी समझेंगे कि जो हम विमान ले रहे हैं वो रशिया की तरफ क्यों हमारा झुकाव है। हमारे पास मिग, सुखोई, इसकी पिछली पीढ़ी अभी भी भारत में है, रशिया से ही है। रूस ने अपना प्रस्ताव सामने रखा है, तकनीक और साझेदारी का रास्ता भी खोल दिया है। अब निगाहें भारत के उस फैसले पर हैं कि भारत किस तरीके से रिएक्ट करता है। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब हम इस बात को भी समझेंगे कि हम कुछ चीजों में अमेरिका की तरफ क्यों नहीं देखते हैं, और अमेरिका ने जो लड़ाई लड़ी है अभी अभी ईरान से या लड़ रहा है, उसमें उसका किस तरीके से कितना नुकसान हुआ है, और उस नुकसान से अमेरिका बचने की कोशिश क्यों कर रहा है कि सार्वजनिक पटल पर वो चीजें ना जाएं। एक ब्रेक के बाद। वो भाषा जो आम आदमी की है, वो साहस जो सवाल पूछता है, वो भरोसा जो खबर को इंसान से जोड़ता है। आज की खबर, आज की खबर, खबर जहां हम वहां। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। सुबह से शाम तक घ से पूर्ण विराम तक खबरों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए आ चुका है आपका अपना चैनल आज की खबर, खबर जहां हम वहां। वारदात जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ है। जर्रे जर्रे में सबूत है, वो सबूत जो बिखरा है लेकिन दिखता नहीं। हर जगह निशान है, हर निशान पर सुराग है, हर सुराग पर नजर है। सामने आएंगे राज, सुलझेगी हर गुत्थी, पकड़े जाएंगे सब जब खुलेंगी फोरेंसिक फाइल्स। अमेरिका दुनिया में अपनी दादागिरी का खम ठोंकता है। अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर, अपने रक्षा बेड़ों के आधार पर और अपनी सैन्य ताकत के आधार पर वो दुनिया भर में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश न सिर्फ करता है बल्कि एक हद तक वो नजर भी आता है। हाल फिलहाल में अमेरिका ने
पहले वेनेजुएला पर राष्ट्रपति को उठा लिया, वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया और वेनेजुएला पर अपनी पसंद की एक सरकार को बनवा दिया और उसके बाद वेनेजुएला अपनी तरह से आगे बढ़ रहा है। इसके बाद उसके टारगेट पे था ईरान। ईरान के साथ लड़ाई अमेरिका ने जो सोची वो उसके हिसाब से 5 दिन के भीतर खत्म हो जानी चाहिए थी। उसको ये अंदाजा था कि हम जैसे ही टॉप लीडरशिप को खत्म करेंगे ईरान बिखर जाएगा और फिर हम अपनी पसंद की वहां पर सरकार बनवा पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान की टॉप लीडरशिप एक एक करके अमेरिका के निशाने पर आती रही और उसी के साथ साथ अगली जो पीढ़ी थी, अगली जो कतार थी, वो भी अमेरिका से लोहा लेने के लिए आगे आकर के मोर्चा संभालने लगी। अमेरिका को हुई इससे दिक्कत। इसके साथ साथ ईरान ने अमेरिका को तगड़ा नुकसान भी पहुंचाया। अमेरिका सार्वजनिक पटल पर, दुनिया के मंच पर इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, करने की कोशिश भी नहीं करेगा और हर देश अपनी इज्जत को बचाते हुए इस तरीके के प्रयास करता है। ये भारत में ही होता है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने सीमा पार जा करके हमारे जवानों ने एक ऑपरेशन किया, उसका क्या सबूत है, कुछ कौवे मर गए, ये हो गया वो हो गया, इस तरीके की ये पॉलिटिक्स हमारे यहाँ होती है। अमेरिका में इस तरीके की कम से कम स्थिति नहीं है और अमेरिका के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने पैट्रियोटिज्म को, अपनी राष्ट्रभक्ति को इस चीज से जोड़ते हैं और अपनी चीजों को गोपनीय रखते हैं, खास तौर से जहां उनके सैनिक और युद्धक क्षमता का प्रदर्शन हो रहा होता है। क्या अमेरिका की सैन्य ताकत को बड़ा झटका लगा है? क्या ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है जितना दुनिया को बताया ही नहीं गया? उपग्रह की तस्वीरें सैन्य विश्लेषण के आधार पर एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं। दावा है कि ईरान ने मध्य पूर्व के कई देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि भारी नुकसान पहुंचाया। मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर लड़ाकू विमानों और ईंधन भंडारण सुविधाओं तक को क्षति पहुंचाई गई है। अगर ये दावे सही हैं तो ये सिर्फ सैन्य घटना नहीं बल्कि आधुनिक युद्ध की बदलती तस्वीर का संकेत है। आज हम इन्हीं दावों और रणनीतिक असर का विश्लेषण करेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने फरवरी के अंत से अब तक मध्य पूर्व के कई देशों में स्थित अमेरिकी और सहयोगी सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया। दावा किया गया है कि इन हमलों का दायरा पहले सार्वजनिक रूप से जानकारी जो आई उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें अब सामने आई हैं उससे यह पता चल रहा है कि मिडिल ईस्ट के कई अमेरिकी ठिकानों पर बड़ी क्षति हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इन दावों पर कोई टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहस तेज कर दी है। आपको बताते हैं कि कहां किस तरीके का नुकसान हुआ है। बहरीन और ओमान के ठिकाने प्रभावित हुए हैं जहां अमेरिका का बेस था। कुल 8 देशों में कार्रवाई का दावा किया गया है। सऊदी अरब में भी कई सैन्य सुविधाओं पर हमले हुए हैं। यूएई के एयरबेस को भी निशाना बनाया है ईरान ने। कतर स्थित सैन्य ढांचे पर भी हमला किया गया है। इसके साथ साथ कुवैत के ठिकानों पर भी हमला किया गया है और ठीक ठाक नुकसान हुआ है। इराक में अमेरिकी सुविधाएं लक्ष्य पर रही हैं। ईरान के जॉर्डन एयरबेस पे भी हमला हुआ है। इसके अलावा बहरीन और ओमान के ठिकाने भी प्रभावित हुए हैं। 8 देशों में यह कुल कार्रवाई हुई है। अभी तक ये सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें हैं, एक बार आप फिर से दिखाएं उन तस्वीरों को ताकि हमारे दर्शक उस चीज को और ज्यादा करीब से समझ पाएं। ये सैटेलाइट के जरिए कुछ तस्वीरें भी दुनिया के सामने आई हैं जिससे यह पता चलता है कि जहां अमेरिकी बेस थे उन बेसिस को डैमेज किया ईरान ने। बड़ी चीज यह है कि जो इनका बी बॉम्बर है वो भी स्टेल्थ विमान है और बी बॉम्बर जब अपनी तरह से ईरान पर कार्रवाई कर रहा था और कई जो अमेरिकी फाइटर जेट्स थे उनको जब रडार के जरिए नहीं पकड़ा जा रहा था तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे लौट गया ईरान और उसकी वजह से वो केवल हीट पकड़ते हैं।
तो उस टेक्नोलॉजी पर जाकर के 80 के दशक में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, उससे आसमान में अमेरिका का ठीक ठाक जेट्स का भी नुकसान किया गया, भले ही वो रडार की पकड़ से बचने की चाहे जितनी कोशिश कर लें। इस लिहाज से भारत में अगर ये Su-57 आता है, जो कि स्टेल्थ विमान है, जो रडार की पकड़ में नहीं आता है, तो ये भी देखना होगा कि उस टेक्नोलॉजी से, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो हीट के ऑब्जर्वेशन से ही टारगेट को हिट करने की तकनीक है, उससे हमारे विमान किस तरीके से बच सकते हैं। ये 5वीं पीढ़ी का एक एडवांस वर्जन होगा। 5वीं पीढ़ी के विमान आ जाएंगे, लेकिन उससे एडवांस वर्जन होगा। यहां अमेरिका गच्चा खा गया ईरान जैसे देश से। इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई है, इसमें सबसे बड़ा दावा अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बताया गया है। अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के प्रणालियां भी हमले की चपेट में आई हैं। यह वही सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में रोकने के लिए तैयार किया गया था। अगर यह नुकसान हुआ है तो अमेरिकी सुरक्षा ढांचे के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थाड को इससे क्या भुगतना पड़ा है, यह भी अब आप जरा समझ लीजिए। जिस तरीके से अमेरिका के 3 थाड बैटरियों के नुकसान का दावा किया जा रहा है, ये थाड वही है जो एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब कोई मिसाइल आ रही है तो ये पैट्रियोटिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जाकर के हवा में ही उनको नष्ट कर देती हैं। दुनिया की उन्नत तकनीकों में से एक है थाड। एक बैटरी की कीमत करीब $1 अरब है। तो अमेरिका को कहां कैसी चपत लगी है, यह भी समझिए। 1 यूनिट के संचालन में करीब 100 सैनिक लग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, यह भी कहना अमेरिका का गलत होगा कि वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। इंटरसेप्ट मिसाइल बेहद महंगी मानी जाती हैं, जो दुनिया भर में सीमित संख्या में ही तैनात होती हैं। इस लिहाज से अमेरिका का ठीक ठाक नुकसान हुआ है। अगर 100 सैनिक एक जगह पर रहते हैं उस मशीन को चलाने के लिए, उस सिस्टम को चलाने के लिए, तो अगर वहां रॉकेट गिरा, लॉन्चर गिरा, बम फटा, किसी भी तरीके से उसको ईरान ने नष्ट किया है, तो यह तय है कि अमेरिका का नुकसान उस जगह पर ठीक ठाक हुआ है, चोट पहुंची है। हालांकि अमेरिका इस बात को नहीं मान रहा है, लेकिन उपग्रह की तस्वीरें जो दावा करती हैं उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सिर्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही नहीं, बल्कि अमेरिकी विमानों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ उपग्रह की तस्वीरें, सैटेलाइट फोटोज क्षतिग्रस्त विमानों और धुएं के निशान भी दिखा रही हैं। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये निष्कर्ष अगर सही साबित होते हैं तो अमेरिका की सैन्य क्षति का बड़ा मामला हो सकता है। अमेरिका के कितने विमानों को नुकसान पहुंचा है, इस बात को भी जरा समझिए। F-15, F-35 स्टील जेट इस सूची में है कि उसको मार गिराया गया। 24 MQ-9 रिपर ड्रोन भी प्रभावित हुआ है। A-10 अटैक एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है। निगरानी विमान भी निशाना बने हैं। यह अमेरिका के विमान है जिसको ईरान ने अपने निशाने पर लिया है। कई विमान के हैंगर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ईंधन भरने वाले विमान भी प्रभावित हुए हैं, हवा में ही जिससे फ्यूल भरा जाता है। F-15 लड़ाकू विमानों पर भी असर पड़ा है। यह दावा किया गया है इस रिपोर्ट के जरिए। इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि युद्ध के दौरान ईरान की रणनीति में भी बदलाव देखने को मिला है। शुरुआत में बड़े पैमाने पर जो हमले हुए, उसके बाद छोटे और सटीक हमलों की ओर जोर दिया गया, यानी संख्या से ज्यादा निशाने की सटीकता पर ईरान ने कंसंट्रेट किया। यही बदलाव कई सैन्य विश्लेषकों का अपनी ओर ध्यान खींच रहा है। हम आपको यह भी बता रहे हैं कि ईरान की रणनीति से किस तरीके से अमेरिका को डैमेज हुआ है, उसके कौन कौन से फाइटर जेट्स नुकसान उठाकर अमेरिका के लिए एक बड़ा सवाल बन गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू है। अमेरिका जिन प्रणालियों और विमानों का उपयोग करता है, उनकी कीमत अरबों डॉलर में होती है। रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि ईरान ने कम लागत वाले ड्रोन और हथियारों का इस्तेमाल किया, यानी
कोई सामान अगर 1 करोड़ रुपए का है, उसको 10 पैसे के सामान से आपने नष्ट कर दिया या 1 रुपए के सामान से नष्ट कर दिया। यही आधुनिक युद्ध में लागत बनाम प्रभाव का बड़ा उदाहरण है। महंगी और सस्ती तकनीक में अंतर अब हम आपको बताते हैं। रणनीति क्या अपनाई? उच्च मूल्य वाले जो ठिकाने थे उनको ईरान ने निशाना बनाया। जाहिर सी बात है, ड्रोन और मिसाइलों का बढ़िया इस्तेमाल किया और उसकी वजह से जो अमेरिका अपने हाई एंड प्रोडक्टिव इक्विपमेंट्स लगाए हुए था, उन पर सीधा सीधा अटैक हुआ। ईरान ने अपना खर्चा कम किया और अमेरिका की बड़ी युद्धक क्षमता को खत्म किया, जिससे अमेरिका को नुकसान ज्यादा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर युद्ध विराम टूटता है, जो कि लगभग टूट ही चुका है, तो क्या खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकाने फिर से खतरे में आ सकते हैं? विश्लेषक ये कह रहे हैं कि लंबे संघर्ष ने एयर डिफेंस भंडार पर दबाव बढ़ाया है। ऐसे में भविष्य का कोई भी संघर्ष पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होगा। सटीक लक्ष्य चुनने पर भी ईरान ने जिस तरीके से जोर दिया है, वो अमेरिका के लिए एक चिंताजनक बात है कि आखिर इस चीज को किस तरीके से अमेरिका अपने आप में ओवरकम करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब सस्ते हथियारों से आपके महंगे हथियारों को मार गिराया जाता है, तो ये चिंता हमेशा रहती है कि हम जितनी लागत से उस हथियार को बना रहे थे, वो लागत किस तरीके से निकलेगी। क्योंकि अमेरिका दुनिया भर में अपनी हथियारों की सप्लाई करता है, उसका काम ही यही है। तो उस लिहाज से एयर डिफेंस भंडार पर अमेरिका के बहुत दबाव बढ़ा है। इंटरसेप्टर मिसाइलों की खपत भी तेजी से हो रही है और जिस तरीके से उस बेस को नष्ट किया जा रहा है, ये और बड़ा सवाल है। सुरक्षा की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक अमेरिका जो चौधराहट करता था कि हम सबको सुरक्षा देंगे, अब वही खतरे में पड़ गई। क्षेत्रीय तनाव भी भड़क सकता है, क्योंकि जब मिसाइल गिरी, अमेरिका बचा नहीं पाया उस जगह को, उस देश को, तो ऐसी स्थिति में उस देश से भी अमेरिका का विरोध शुरू हो सकता है। और युद्ध विराम पर तो जो संकट है सो है ही। खाड़ी क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां अमेरिकी बेस है और उन बेसिस पर ईरान की नजर है। अभी जिस तरीके से ये युद्ध विराम का पूरा एक सिनेरियो चला है, ये पूरा कालखंड चला है, इसमें एक्सपर्ट्स यहां तक कह रहे हैं कि ईरान को मारने से ज्यादा अब अमेरिका के एक्सपर्ट्स इस बात पर ज्यादा चिंता कर रहे हैं कि आखिर हम अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। साथ ही जो महंगी मिसाइलें उसकी खत्म हुई हैं, जिस तरीके से उसका युद्धक भंडार कम हुआ है, उसने भी अमेरिका के एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ाई है कि वो किस तरीके से आगे आने वाले समय में अपना नुकसान कम से कम हो, इस बात की स्ट्रेटेजी बनाएं। जितना नुकसान हो गया है, जितनी मिसाइलें छोड़ दी अमेरिका ने और बावजूद उसके ईरान पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा है, यह चीज ऐसी है जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका जिस तरीके से नुकसान उठा रहा है, उस नुकसान को वो आगे ढोना नहीं चाहता है। यही वजह है कि वो अब जाकर के हिजबुल्लाह से भी बात करने को तैयार है। वही हिजबुल्लाह जिसे लेबनान में इजराइल लगातार मारता आ रहा है। रडार और एयरबेस का रखरखाव भी अमेरिका के लिए महंगा होता जा रहा है। ईरान ने कम लागत वाले ड्रोन जिस तरीके से इस्तेमाल किए और अमेरिका के बड़े ठिकानों को नष्ट किया, उसने अमेरिका को हिला दिया। अमेरिका का जो युद्धक भंडार था, अब अगर वो दोबारा बनाना शुरू करता है, जहां पहले वो खड़ा था, उस जगह तक पहुंचने में भी उसको कई बरस लग जाएंगे। तो इसीलिए ये युद्ध विराम ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने ईरान पर कोई तरस खा करके रोका है, बल्कि उसने अपनी नई स्ट्रेटेजी और किस तरीके से इस पूरी लड़ाई को या पूरी जंग को वो बाहर कैसे निकले, इस दिशा में लेकर के वो चला है। तभी उसको इतना ज्यादा समय लगा है। ईरान के पास खोने को उस तरीके से कुछ है नहीं। जो उसके पास है उसे अमेरिका ढूंढ नहीं पा रहा है। अगर अमेरिका को एक्यूरेट ठिकाना पता भी है
तो उस जगह पर ग्राउंड बैटल अमेरिका के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ के नीचे अंडरग्राउंड तहखाने बनाए गए हैं, जहां पर इन चीजों को, अपने हथियारों को या यूरेनियम को, जो कुछ भी ईरान के पास है, जिस पर अमेरिका लगातार अपनी बात कह रहा है, उस लिहाज से वहां तक पहुंचना, ग्राउंड बैटल से निपटना ईरान के साथ में बहुत टफ टास्क है इस समय अमेरिका के लिए। उपग्रह तस्वीरों से जो सामने आई बातें, इससे अमेरिका को नुकसान साफ साफ दिखता है। अब देखना यह है कि अमेरिका इस चीज से किस तरीके से ओवरकम करता है, कर भी पाता है या नहीं कर पाता है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब हम ये समझेंगे कि इस पूरे माहौल में, दुनिया के इस पूरे माहौल में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बचाए है, जबकि अमेरिका अपने उसी मोर्चे पर मात खा गया है जो उसकी सबसे बड़ी ताकत रही। दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है। अलग अलग देशों में महंगाई बढ़ी है। डीजल, पेट्रोल या कह लीजिए कच्चे तेल का दाम जिस तरीके से प्रभावित हुआ है, उसने बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी इस समय भूचाल आया हुआ है। अड़ोस पड़ोस के देशों की स्थितियां अपनी तरह से विकट बनी हुई हैं। फिर भी भारत में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की गई है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, और चाहे इस देश का एक आम आदमी हो, अपनी तरह से जिसने भी इस अर्थव्यवस्था में जो उसके हिस्सेदारी है, जो उसका योगदान है, उसकी वजह से वित्तीय वर्ष 2025-26 के जीडीपी आंकड़ों ने कई बड़े संकेत दे दिए हैं। पूरे साल देश की आर्थिक विकास दर 7.7% रही है, जो सरकार के अनुमान से भी बेहतर है। लेकिन इसी के साथ अगले साल का ग्रोथ रेट घट गया है, 6.6% रहने का ही अनुमान है। इसके अलावा 14 साल बाद जीडीपी मापने का आधार वर्ष भी बदल दिया गया है। आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा और जीडीपी की गिनती आखिर कैसे होती है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था की ये जो तस्वीर सामने आ रही है, इसके पीछे किस किस तरीके की तैयारी है। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है। इसके क्या संकेत हैं, पहले वो समझिए। जनवरी तिमाही में 7.8%, तीसरी तिमाही में ग्रोथ 8% रही। तीसरी के मुकाबले चौथी तिमाही थोड़ी नरम रही। पूरे साल जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही है। सरकारी अनुमान था कि 7.6% जीडीपी रहेगी। पिछले साल का ग्रोथ 7.1% रहा है। जनवरी और मार्च की तिमाही में 7.8% की इसमें वृद्धि देखी गई। तीसरी तिमाही में ग्रोथ ये 8% करेगी। अब ये क्या चीज हम आपको बता रहे हैं, इस बात को समझिए। सरकार अलग अलग जो हमारे यहां पे उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो सेल आउट होता है, उन चीजों के आधार पर हमको ये पता चलता है कि हमारी उत्पादन क्षमता और दूसरी तरफ उसको खरीदने की जो प्रक्रिया है, उसमें किस तरीके का एक बैलेंस रहा है। तो ये जो जीडीपी है हमारी, उस लिहाज से बढ़ी हुई दिखती है। सरकार का अनुमान जो था उससे ज्यादा 7.7% के आसपास ये दिखाई देती है। मतलब जो हमारा प्रोडक्शन हुआ और जो उसका कंजम्पशन हुआ, उसमें एक तारतम्यता दिखाई देती है। अब सवाल यहां पर यह है कि इस बार जिस तरीके से आंकड़े बदले गए हैं, जीडीपी का पैमाना बदला गया है, सरकार ने 2011-12 की जगह अब 2022-23 को नया बेस ईयर बना दिया है। यानी अब अर्थव्यवस्था की जो गणना है वो नए मानकों के आधार पर होगी। सरकार का कहना है कि डिजिटल इंडिया, यूपीआई, ई कॉमर्स और नई अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से शामिल करने के बाद ये बदलाव जरूरी था। नई जीडीपी सीरीज में सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि डेटा जुटाने का तरीका भी बदला गया है।
आप देखिए कि अब क्या हो रहा है कि जीएसटी नेटवर्क का इसमें डेटा जोड़ा गया है, ई वाहन डेटाबेस को भी इसमें शामिल किया गया है और घरेलू कामगारों की जो सेवाएं हैं वो भी इसमें जोड़ी गई हैं। इसके साथ साथ ड्राइवर और कुक का डेटा भी शामिल किया गया है। हमारी नई जीडीपी के इस पैरामीटर को आप समझिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी ज्यादा महत्व दिया गया है। अब जीएसटी नेटवर्क का जो डेटा इस पूरे सिनेरियो को जो सरकार ने तैयार किया है, इसके पीछे क्या मंशा है? एक तो 2017-18 के आसपास जब हमारी जीएसटी लागू हुई, तो जीएसटी के आने के बाद नए तरीके से जो टैक्स सिस्टम बना, उसका असर अब दिखाई दे रहा है। 10 साल के बाद अब धीरे धीरे उस चीज का असर, इंपैक्ट आना शुरू हुआ है। इसी तरीके से हमारे देश में जो सर्विस सेक्टर है उसमें ज्यादातर लोग काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कम करते हैं, सर्विस सेक्टर हमारे यहां बड़ा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूपीआई का इस्तेमाल अब लगभग देश में हर कोई कर ही रहा है, छोटे से लेकर के बड़े तक। तो ऐसे में इस डेटा को भी शामिल किया गया है कि हमारा ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसका क्या इंपैक्ट, किस तरीके से, इसको भी सरकार ने प्रोडक्शन के रूप में लिया है कि ये भी एक तरीके की प्रोडक्टिविटी है। इस लिहाज से जो अब पैमाना बनाया है सरकार ने, वो जीडीपी के नए आंकड़ों को पेश करेगा, नए समीकरणों को पेश करेगा आने वाले समय में। आर्थिक जगत से जुड़े लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। अब सवाल यह है कि इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? क्या जेब पर भार बढ़ेगा, या पैसा आएगा, या फिर टैक्स कम हो जाएगा? इसका जवाब सीधा सीधा यह है कि आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा। लेकिन सरकार को अर्थव्यवस्था की ज्यादा सटीक तस्वीर मिलेगी, जिससे योजनाएं और निवेश बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। क्या फायदे होंगे ये समझिए। विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा रोजगार बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। जिस तरीके से आम जनता को यह कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर फायदा नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स देते हैं, तो इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट भी होगा। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था रोल कर रही है दुनिया की और अपने देश की, उसमें पॉलिसीज किस तरीके की बनाई जाए। तो जब नई चीजों को आप शामिल करते हैं अपने डेटा बेस में, तो उसके आधार पर आपके एनालिसिस का तरीका भी बदलता है। आप ये देख पाते हैं कि क्या आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी है। उस लिहाज से आप अपनी पॉलिसीज को बनाते हैं और फिर वो पॉलिसीज जब इंप्लीमेंट होती हैं तो देश के नागरिकों को फायदा मिलता है। यानी सरकार जैसे टैक्स में टैक्स घटाना है कि बढ़ाना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस चीज़ को कम रोका जा सकता है, किस चीज़ को बढ़ाया जा सकता है, ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार इन आंकड़ों के आधार पर अपना एक फैसला ले पाती है। जीडीपी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा जारी हुआ है जिसे जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड कहा जाता है। जीवीए क्या होता है ये भी हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जीवीए और जीडीपी में अंतर क्या होता है इस बात को भी आप समझिए। जीडीपी में टैक्स, जीवीए में शुद्ध उत्पादक क्षमता दिखाई जाती है, जबकि जीडीपी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर 26 में जीवीए 7.9% चौथी तिमाही में रही है। सेक्टरवार प्रदर्शन जो रहा है वो बेहतर संकेत दे रहा है। जीडीपी अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड है। इस बात को समझिए कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, और जीवीए में सेक्टर्स की वास्तविक कमियां बताई जाती हैं। जीडीपी में टैक्स और सब्सिडी शामिल होते हैं, जीवीए में शुद्ध उत्पादन क्षमता दिखाई देती है। तो इस तरीके से सरकार के सामने जब नए सिरे से आंकड़े आएंगे, नए संकलन होंगे, तो उसके आधार पर हमारी जो जीडीपी है, जो जीवीए है, उन चीज़ों का भी हमें एक नया पहलू देखने समझने को मिलेगा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि जीडीपी आखिर निकाली कैसे जाती है। अर्थशास्त्री इसके लिए खास फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लोगों का खर्च, सरकार का खर्च, निवेश और निर्यात आयात शामिल होता है। यानी देश में पैदा हुई कुल आर्थिक गतिविधियों को जोड़कर जीडीपी तैयार की जाती है। और थोड़ा आसान आपको बताते हैं, जीडीपी इज इक्वल टू CGI
प्लस NX, ये इसका फॉर्मूला है। C का मतलब है कुल खर्च, जबकि G का मतलब है सरकार का कुल खर्च। सरकार ने किसी योजना पर कितना खर्च किया, C से लोगों ने कितना खर्च किया। I का मतलब निवेश और पूंजी निर्माण, कितना निवेश हुआ और उससे कितना हमारा कैपिटल बन रहा है। NX का मतलब माइनस आयात, निर्यात और आयात मतलब निर्यात माइनस आयात। निर्यात जितना हमने किया उससे आयात को घटा दें। 4 हिस्सों से ये पूरी GDP हमारी तैयार होती है, जिस पर यह कहा जाता है कि हमारे अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रही है, उस अर्थव्यवस्था में दम है या वो बेदम हो गई। ये हमारे देश में अर्थव्यवस्था को निकालने का वो फॉर्मूला है जिस पर सरकार काम कर रही है। इस फॉर्मूले में अलग अलग समय पर सरकार अपना बेस ईयर चुनती है। जैसे जब 2014 में केंद्र की सरकार बनी थी, मोदी सरकार आई थी, उस समय बेस ईयर कुछ और था, 2004 या 5 का था। उस बेस ईयर को बदला सरकार ने और 2011-12 को लेकर के आई। वहां से जब GDP को आकलन किया गया तो उसके नतीजे कुछ और आए। अब फिर 10 साल और आगे बढ़ गए। इस बीच में सरकार ने कई योजनाएं बनाई, कई पॉलिसीज में चेंजेस किए। GST, पहले टैक्स सिस्टम कुछ और था, अब टैक्स सिस्टम कुछ और है। इसी तरीके से जो पेमेंट का मोड है हमारा आपका, वो भी चेंज हो गया है। तो ऐसे तमाम पहलुओं को सरकार ने अपने इस हिस्से में शामिल किया है और उसके आधार पर अब नए सिरे से GDP का कैलकुलेशन होगा। भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर से एक बार मजबूत प्रदर्शन किया है, लेकिन असली कहानी सिर्फ 7.7% ग्रोथ की नहीं है, बल्कि उस नए पैमाने की भी है जिससे अब देश की आर्थिक प्रगति को मापा जाएगा। बेस ईयर बदल गया है, डेटा का दायरा बढ़ गया है और अर्थव्यवस्था को देखने का नजरिया भी बदल रहा है। भारत में आने वाले वर्षों में अगर इस रफ्तार को बनाए रखना है, 6.6% के अनुमान को भी अगर हमें पाना है, तो इसका जवाब आने वाले कुछ महीनों में हमें मिलेगा। इसके लिए हमारी सरकार जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रही है, हमें भी और आपको भी तैयार होना होगा कि वैश्विक हालात के मद्देनजर अगर सरकार इस तरीके का कोई फैसला लेती है जो शुरुआत में हमें अच्छा ना भी लगे, तो फिर भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि लॉन्ग टर्म में उसका किस तरीके का इम्पैक्ट आ रहा है। इसी तरीके से सरकार को भी यह देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में जो हमारी बचत है, आम आदमी की जो बचत है, वो आज की जिंदगी को पार करने में कहीं जाया ना हो जाए। इसलिए एक इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरीके की बनानी होगी जिससे आम आदमी और सरकार अपनी जो खर्च और बचत की प्रक्रिया है, उन दोनों चीजों को बराबर से देख पाए और देश निरंतर आगे बढ़ता रहे। फिलहाल आज वंदे राष्ट्र में इतना ही। नमस्कार।